गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिर इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो एक इलेक्ट्रिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना फ्रीक्वेंसी और पावर को चेंज किए हुए स्थानांतरित करता है तथा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में चेंज करता है या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में चेंज करता है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर की संरचना पर फोकस देंगे। ट्रांसफार्मर में लगने वाली कोर फ्लक्स के लिए चुंबकीय परिपथ बनाता है। ये कोर है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये कोर है। मान लीजिए हमने I1 करंट दिया है इधर से, जो फ्लक्स इधर से उत्पन्न हुआ है, इस यहाँ से फ्लक्स होते होते हुए इधर आया, पुनः इधर मुड़ा, पुनः इसी जहाँ से उत्पन्न हुआ था वहीं आ गया। यानी फ्लक्स एक चुंबकीय परिपथ बनाता है। अब हम लोग कोर के विभिन्न पत्तियों के बारे में ज्ञान करेंगे, अर्थात विभिन्न प्रकार के लेमिनेशन के बारे में जानेंगे। ये जो ई टाइप का लेमिनेशन है, ये आई टाइप का लेमिनेशन है। जैसे में हम लोग दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए इतना ही होता है जितना मोटा है, लेकिन ये है नहीं लेमिनेशन, ये दूसरा है। लेकिन मैं आप लोग को उसी टाइप को दिखा रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार ये एल टाइप का लेमिनेशन है, ये उल्टा एल टाइप का लेमिनेशन है। ये यू प्रकार का लेमिनेशन है जो ऊपर से आई रखा हुआ है। अगर मैं उसको ऊपर से रख दूं तो ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। इस लेमिनेशन की मोटाई 0.25 से 0.35 mm तक होता है। इस कोर के निर्माण में लोहे की मात्रा 97% तथा सिलिकॉन की मात्रा 3% होता है। प्राथमिक पक्ष या प्राइमरी साइड किसे कहेंगे? ट्रांसफार्मर के सप्लाई साइड को प्राइमरी साइड कहते हैं। द्वितीयक पक्ष अर्थात सेकेंडरी साइड किसे कहेंगे? ट्रांसफार्मर के लोड साइड को सेकेंडरी साइड कहते हैं। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रकार जानेंगे। कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर, जो ये देख रहे हैं, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। इसकी जो वायरिंग की जाती है वह कोर से नहीं घिरा होता है। कोर पर वायरिंग होती है लेकिन वो कोर से नहीं घिरा होता है। इसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं।
नीचे जो है शैली पुनरावृत्ति ट्रांसफार्मर अर्थात सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग को कोर चारों तरफ से घिरा रहता है। जैसे इसमें देखिए कि ये जो वाइंडिंग हमने किया हुआ है वो चारों तरफ की कोर से घिरा हुआ है। मान लीजिए यहाँ से जो फ्लक्स गुजरती है फाइम, यहाँ से दो भागों में फ्लक्स बट जाता है। ये फाइम 2 हो जाता है, ये भी फाइम 2 हो जाता है। इधर से आते आते दोनों फिर फाइम हो जाता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब हम लोग वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर जानेंगे। लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर किससे कहेंगे? जो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में चेंज करता है उसे लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी कि जो प्राइमरी साइड है का E1 अधिक होगा E2 से, जिसका E1 अधिक होगा उसका करंट कम होगा, अर्थात सेकेंडरी साइड में I2 करंट ज़्यादा होगा I1 से। उसी प्रकार हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर यह लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में चेंज करता है। यह सेकेंडरी साइड में E2 अधिक है E1 से, तो करंट कम होगा, यानी कि प्राइमरी साइड में करंट ज़्यादा होगा। अब हम लोग कोर के स्टेप के आधार पर ट्रांसफार्मर को जानेंगे। इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में कॉपर की तार तथा कोर को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे हमारा कॉपर लॉस कम हो। ये जो देख रहे हैं वाइंडिंग, दरअसल ये वाइंडिंग ऊपर से नहीं की जाता है। पहले हम लोग इसके कोर के बारे में जानेंगे। ये जो कोर है आयताकार जो दिख रहा है आपको, दरअसल ये आयताकार कोर नहीं है, ये गोलाकार कोर है। जैसे कि ये मार्कर जो गोलाकार है, ठीक इसी प्रकार ये गोलाकार है। इसके बाद इससे पतला हमने किया तो ये भी गोलाकार है। जैसे कि ये गोलाकार, इससे पतला ये है तो ये भी गोलाकार है। इससे पतला और करूँगा तो ये भी गोलाकार हो जाएगा। यानी कि 2 स्टेप पर हमने गोलाकार काट के किया है। जो इसमें हम वायर लपेटेंगे कॉपर का इस तरह से, तो पूरा मजबूती के साथ ये कोर में सट जाएगा। जो आई टाइप हमने बताया था एल टाइप, जैसे कि ये आई टाइप है, अगर हम इस पर वायर लपेटेंगे तो जो ये बीच में से इधर से जो मुड़ेगा किनारे से, वो बीच में एयर हो जाता था, जिससे कि हमारी लीकेज रेट ज़्यादा होती थी। इसलिए इसके साथ साथ इस पर कॉपर के जो वायर लपेटेंगे वो भी बड़ा कम लिपटा जाएगा। यानी कि कॉपर के तार जो कमी लंबाई में ज़्यादा टर्न हो जाएगा।
इससे हमारी कॉपर की तार की बचत हो जाएगी। जब कॉपर की तार की बचत होगी तो हमारा कॉपर लॉस का भी बचत होगा। इसलिए हम इसके देखकर स्ट्रक्चर को कि कितने भाग से काटा गया है ये कॉमन है, यानी कि इसको हमने काटा हुआ कि बनाया हुआ है। फिर इसको यानी कि 1 2 ये 2 स्टेप का ट्रांसफार्मर है, स्टेपर। ठीक उसी प्रकार हमें 3 भाग तरफ काट दें तो 3 स्टेप ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। ये वाइंडिंग जो देख रहे हैं ऊपर से नहीं है वाइंडिंग, ये सिर्फ दिखाया गया है कि यह वाइंडिंग गोलाकार होगा। अब हम लोग ट्रांसफार्मर का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जब आइडियल ट्रांसफार्मर हो अर्थात आदर्श ट्रांसफार्मर हो तो उसमें लॉस नहीं होता है। उसके वाइंडिंग का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। इसमें प्योर इंडक्टिव होता है तथा कोर भी लॉस रहित होता है, अर्थात यूँ कहें कि इसमें कोर लॉस होता ही नहीं है। जो अब देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर, अब हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर नो लोड के कारण प्राथमिक वाइंडिंग में बहुत कम धारा प्रवाहित होता है, शुद्ध रूप से इंडक्टिव होने के कारण उसमें चुंबकन धारा अर्थात मैग्नेटाइजिंग करंट प्रवाहित होगा, जो प्राथमिक वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है तथा मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लक्स के समानुपाती होता है तथा फ्लक्स से प्राथमिक में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, वह E1 उत्पन्न होगा प्राइमरी साइड में। तो वह फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगा। जैसे हम लोग ये देख रहे हैं फिगर कि V1 E1 जो है जस्ट 180 डिग्री यानी कि 90 डिग्री इससे और फ्लक्स से 90 डिग्री जस्ट ओपोजिट में है। जो मैग्नेटाइजिंग करंट IM है वह फ्लक्स के समानुपाती दिख रहा है आपको। IM जो है V1 से 90 डिग्री लैग करता हुआ आपको दिख रहा है। जब आइडियल ट्रांसफार्मर न हो तो क्या होगा, उसका लॉस के बारे में हम जानेंगे। जब आदर्श ट्रांसफार्मर न होने के कारण प्राइमरी साइड तथा सेकेंडरी साइड में प्रतिरोध होगा, जो इंडक्टिव आइडियल ट्रांसफार्मर में शुद्ध रूप से होता था प्योर, इसमें प्योर इंडक्टिव नहीं होगा तथा कोर का भी प्रतिरोध होगा। प्राइमरी साइड में फुल लोड करंट का 2 से 5% प्राइमरी साइड में करंट होती है
नो लोड धारा प्राथमिक वोल्टता मतलब प्राइमरी साइड में वोल्टेज, प्राइमरी साइड से वोल्टेज जो नो लोड करंट है 70 से 75 अंश तक करंट लैग करता है। हमने माना कि थीटा डिग्री लैग करता है नो लोड करंट प्राइमरी वोल्टेज से। नो लोड करंट को दो घटकों में विभाजित करेंगे हम लोग। पहला घटक V1 की जो समानुपाती है I0 cos phi, यह लव हानि अर्थात आयरन लॉस प्रदान करता है। दूसरा का घटक I0 sin phi जो फ्लक्स के समानुपाती दिख रहा है आपको, वह फ्लक्स को बनाने में सहयोग करता है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर का समीकरण जानेंगे कि ट्रांसफार्मर का समीकरण कैसे निकलता है। सपोज दैट हमने प्राइमरी साइड में V1 वोल्टेज दिया है, आउटपुट जो V2 निकल रहा है, प्राइमरी साइड में टर्नों की संख्या जो है N1 हमने माना है, सेकेंडरी साइड में वर्तनों की संख्या मतलब टर्नों की संख्या N2 माना है हमने। जो फाइम है वो कोर का मैक्सिमम फ्लक्स हमने माना है। F जो है वो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। चूँकि हम जानते हैं कि AC में जो करंट है वो जो ज्याया तरंग होती है अर्थात साइनोसॉइडल होती है, करंट से जो उत्पन्न होने वाला फ्लक्स भी ज्याया तरंग होगा। तो फाई बराबर फाइम साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये ज्याया तरंग है तो ज्याया तरंग का समीकरण होता है कि फाई बराबर फाइम साइन ओमेगा टी। इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना। फैराडे के सेकेंड लॉ के द्वारा E1 बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, एन जो है टर्नों की संख्या है और डी फाई डी टी मतलब फ्लक्स का परिवर्तन है। डी फाई की जगह पर हम इस समीकरण को रखेंगे तो E1 बराबर माइनस एन फाइम साइन ओमेगा टी अपॉन डेल टी। तो इसका हम लोग अवकलन करेंगे। जब हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो E1 बराबर माइनस एन फाइम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है कोर का, ओमेगा कास ओमेगा टी। और जब हमने अवकलन किया है साइन ओमेगा टी तो इसका अवकलन करने के बाद कास ओमेगा टी आ जाता है। तो हम लोग कास ओमेगा टी को साइन में चेंज करते हैं तो 90 ओमेगा टी लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमने नीचे लिखा हुआ है कि E1 बराबर एन फाइम ओमेगा साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण 1 समीकरण 2 से तुलना करेंगे हम लोग।
कि जो फाई एम है जो दिख रहा है साइन ओमेगा टी, ठीक उसी प्रकार नीचे E1 बराबर एन फाई एम ओमेगा साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है एन फाई एम ओमेगा टी, इसके जगह पर ई एम लिखा जाए, मतलब मैक्सिमम EMF उत्पन्न होगा। तो ठीक उसी प्रकार हमने नीचे लिखा हुआ है E1 बराबर EM साइन 90 माइनस ओमेगा टी। EM है क्या जगह पर, तो EM बराबर हमने सपोज बताया है कि एन फाई एम ओमेगा की जगह पर EM लिखा गया है। तो अब इस E1 को RMS वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो RMS वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसका मैक्सिमम वैल्यू का अपान √2 होता है, अर्थात E बराबर EM मैक्सिमम है वो वोल्टेज, EM अपान √2 इसका RMS मान होता है। तो RMS EM का मान रखेंगे कि एन फाई एम ओमेगा √2। ओमेगा का मान हम लोग जानते हैं कि 2 पाई एफ क्या है, एफ सप्लाई की फ्रिक्वेंसी है। तो ओमेगा की जगह पर हम नीचे लिखेंगे तो 2 पाई एफ एन फाई एम अपान √2। √2 से अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा E1 किसको माना हमने, प्राइमरी साइड में जो इवन उत्पन्न हो रहा है फ्लक्स से। तो E1 बराबर 4.44 N1 किसको माना है हमने, प्राइमरी साइड में टर्नों की संख्या को। फाई एम जानते ही आप लोग कि कोर का मैक्सिमम फ्लक्स है, एफ तो आप तो जानती हैं कि सप्लाई का फ्रीक्वेंसी है। ये रहा ट्रांसफार्मर का समीकरण। ठीक उसी प्रकार सेकेंडरी साइड का हम निकालेंगे तो E2 बराबर 4.44 N2 क्या है, सेकेंडरी साइड का टर्नों की संख्या, फाई एम कोर का मैक्सिमम फ्लक्स है, यह आप लोग जानते हैं सप्लाई का फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल लगाएंगे जिससे कि हमारा समीकरण के रख पर आप लोग संतुष्टि हो जाए। एक ट्रांसफार्मर जिसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, फ्लक्स का मान दिया है 0.5 वेबर, प्राथमिक साइड में टर्नों की संख्या 40 है, तो प्राथमिक साइड में E का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग समीकरण क्या जानते हैं कि E बराबर 4.44 फाई एम एफ एन। ठीक इसका मान फाई एम का रखेंगे, एफ का रखेंगे, एन का रखेंगे, टर्नों की संख्या। तो देखते हैं रखने पर क्या मिलता है, यानी कि 4.44 गुणे 0.5 गुणे 50 गुणे 40। 0.5 को जो 50 से हम गुणा करेंगे, इसके जगह पर 5 गुणे 40 लिखेंगे, अर्थात 4.44 गुणे 1000 से गुणा करेंगे तो 4440 वोल्ट आएगा। इसको हम केवी में लिखेंगे, 4.4 केवी वोल्ट आ जाएगा।
रेड वाला दबा दीजिए वही।